नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। दिल्ली से बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने आने वाले चुनावों की तैयारी करने के लिए एक कमेटी बनाई है जो कोविड काल के चुनावों का अध्ययन करेगी और इन चुनावों में चुनाव आयोग की कमियों को लेकर चुनाव के दौरान मिले अनुभवों और बदलावों की सिफारिश करेगी। इस कमेटी को आयोग के सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो 1 महीने में चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी। यानी कोरोना के बीच चुनाव कैसे कराए जाएं, क्या बदलाव लाए जाएं, चुनाव कराने की पूरी प्रणाली में, प्रक्रिया में इसका अध्ययन करेगी ये टीम और इसके बाद उसके हिसाब से बदलाव लाया जाएगा। चुनाव के तौर तरीके बदले जाएंगे भविष्य में। दिल्ली से ये बड़ी खबर निकल कर आई है। और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए भारत सरकार ने एक बार फिर से देश के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। सरकार ने भरोसा दिया है कि देश हर एक नागरिक को वैक्सीन लगाया जाएगा। देश में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का दावा है कि इस साल के अंत तक देश में 216 करोड़ वैक्सीन की डोज होगी, क्योंकि अगस्त से दिसंबर तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिलकर 130 करोड़ डोज तैयार कर लेंगी। इसके अलावा कई और कंपनियां हैं जो 60 से 70 करोड़ डोज का उत्पादन करेंगी। इसके साथ ही देश में अगले हफ्ते से लोगों को रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी। सरकार का दावा है कि अब तक देश भर में 17 करोड़ 72 लाख लोगों को टीका लग चुका है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेस भारत में निर्मित होंगी। और सीएम योगी लगातार खुद मैदान में उतरकर कोविड को कंट्रोल करने के लिए समीक्षाएं कर रहे हैं। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर थे। सबसे पहले आज अलीगढ़ पहुंचे। यहां पर एएमयू में बने कोविड कमांड सेंटर का सीएम ने जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी कहा कि जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की कमी न हो। खास बात है कि 33 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री एएमयू पहुंचा और इसके बाद सीएम मथुरा पहुंचे, जहां सीएम ने कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने यहां इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का भी जायजा लिया, साथ ही विकास प्राधिकरण सभागार में समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां नगर निगम में बने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कोरोना से निपटने के निर्देश दिए। आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की भी बात सीएम ने कही और कई जिले के अधिकारी भी सीएम के साथ यहां जुड़े। एएमयू में यहां पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहां हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी ये चीजें हुई हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अलीगढ़ के बाद मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अचानक जिला अस्पताल वो जा पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मरीजों का हाल भी जाना, तीमारदारों को हर मदद का भरोसा भी दिलाया। ये सीएम योगी की तस्वीर मथुरा के हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने अपनी आंखों देखी, हालात को परखा। ये सीएम के प्रोग्राम में शामिल नहीं था, मगर वो अचानक उन्होंने अपने प्रोग्राम में बदलाव कर मथुरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में स्क्रीनिंग अभियान की WHO ने भी तारीफ की है।
है जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव में बच्चे इसके ज्यादा शिकार हो सकते हैं या पोस्ट कोविड इफेक्ट जो बात उन्होंने कही है इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में हमें तत्काल इस पर अभी से इस पे कार्रवाई शुरू हुई है। खासतौर पर जो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं उसके उपचार की व्यवस्था लखनऊ में हमने प्रारंभ कर दी है। एक विशेषज्ञ टीम गठित करके वह पूरे प्रदेश के अंदर वर्चुअल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ये कार्य वर्तमान में हमारा 5 मई से कैंपेन का कार्य चल रहा है, जिसको WHO ने भी जिसकी सराहना की है कि कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर ये अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी 97,000 हमारे राजस्व गांवों को हम लोगों ने इसके दायरे में लिया। हम इसके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार ने महामारी पर इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। इसकी वजह से आज देश में हालात खराब हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कोरोना खत्म होने का संदेश दिया, जिसके बाद ही लोग भरोसा करके महाकुंभ में गए, लेकिन सरकार ने जो कहा वो सच नहीं था। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि आज गांव में हालात बेहद खराब हैं, लिहाजा सरकार को कोविड कंट्रोल के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। अखिलेश यादव ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की, साथ ही फ्री वैक्सीनेशन की मांग भी दोहराई। और समाजवादी पार्टी के नेता आशीष यादव ने भी कोविड मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। आशीष यादव ने ट्वीट किया है, टेस्टिंग कम कर कोरोना के आंकड़ों में अप्रत्याशित कमी दिखाने वाली फरेबी बीजेपी सरकार को टेस्टिंग खत्म कर कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश की घोषणा ही कर देनी चाहिए। शहरों में इलाज नहीं, गांव में टेस्टिंग नहीं, लाशों का अंबार, धूल झोंक रही है सरकार। नोएडा वाराणसी को शाबाशी दी है। केंद्र ने कोविड प्रबंधन की यूपी में तारीफ की है। ऑक्सीजन सप्लाई के मॉडल की भी तारीफ की है। होम आइसोलेशन में सुविधाओं की भी सराहना की गई है। ऑक्सीजन बेड बढ़ाने को लेकर भी तारीफ हुई है। नोएडा में सोसाइटी में कोविड सेंटर की तारीफ की गई है। केंद्र ने कोविड प्रबंधन की तारीफ की है। जिस तरीके से ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किया गया है, पिछले दिनों ऑक्सीजन को लेकर के जो हाहाकार पैदा हुआ था, उसके बाद सरकार ने जो कदम उठाए और नोएडा और वाराणसी में खास तौर से जिस तरीके के हालात थे और उस पर काबू पाने के लिए जो कदम उठाए गए, अस्पताल खड़े किए गए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई गई, इसके साथ ही जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें आइसोलेशन की सुविधाएं दी गई, इन तमाम बातों को लेकर के केंद्र ने तारीफ की है कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई जो कि पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एज पर नॉर्म्स होते हैं, वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हमेशा हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पांस सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077, जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो उसका वह रिस्पांस दे पा रहे थे।
और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी से मुलाकात की है। श्री मठ बाघम्बरी गद्दी में पहुंचकर डिप्टी सीएम ने महंत नरेंद्र गिरी के स्वास्थ्य का हाल जाना। आपको पता है कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। अब महंत नरेंद्र गिरी कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना काल के बीच उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार इस बार चारधाम के ऑनलाइन दर्शन कराएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंदिर परिसर में ऑनलाइन दर्शन के साथ ऑडियो के पूजा अर्चन श्रद्धालु कर सकेंगे। तो चारधाम का इस बार होगा ऑनलाइन दर्शन। हम लोगों ने भक्तों की भावना का आदर करते हुए ये निर्णय लिया है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से हम भक्तों को चारधाम का वर्चुअल दर्शन कराएंगे। जहाँ तक की अनुमति होती है वहाँ तक के दर्शन भक्तों को वर्चुअल दर्शन के माध्यम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन धामों के दर्शन कराए जाएंगे। पहले 12 मई को चांद दिखने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब 14 मई यानी कि कल पूरे देश में ईद मनाई जाएगी। इसे लेकर के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुस्लिम समाज के लोगों से घर पर ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। कल देश भर में ईद मनाई जाएगी, जिसको लेकर लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस त्योहार को घर पर रहकर मनाएं, बाहर ना निकले। इसी कड़ी में बीजेपी से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबको ईद मनानी चाहिए। आज बहुत पवित्र मंथ रमजान का आखिरी दिन है, कल ईद होगी। हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक सारे देशवासियों को। और खास के ऐसे मौके पर अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि वो जो प्रोटोकॉल है सरकार का उसको फॉलो करें, इसलिए कि महामारी से आज हम लड़ रहे हैं, पूरा देश पूरा विश्व लड़ रहा है और उसमें सबका सहयोग चाहिए और आपका भी सहयोग चाहिए। बाहर कोरोना बैठा है, आपके घर में कोरोना सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब आप बाहर जाएंगे और साथ में आपके साथ कोरोना घर पे आएगा, आपको भी तकलीफ देगा, आपके घर वालों को भी तकलीफ देगा। अगर आपको वाकई सुरक्षित रहना है तो आप घर के अंदर नमाज पढ़ें। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी कल किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। किसान सम्मान योजना के तहत 8वीं किश्त किसानों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। 19,000 करोड़ रुपए इसके तहत ट्रांसफर किए जाएंगे और पीएम मोदी इसे वर्चुअली ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर किसानों से संवाद भी करेंगे। कल सुबह 11 बजे होगा ये कार्यक्रम, जिसमें यूपी के कुछ जिलों के किसानों से वो सीधे बात भी करेंगे। तो पीएम मोदी वर्चुअल ट्रांसफर करेंगे कल, और ये किस्त जो किसान सम्मान निधि के तहत भेजी जाएगी 19,000 करोड़ रुपए की राशि। कल सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। यूपी के कई जिलों से कुछ किसान सीधे इस में प्रधानमंत्री से भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद भी करेंगे। ये 8वीं किस्त है किसान सम्मान निधि की, जिसे कल जारी किया जाएगा। इसके तहत 19,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी के रहने वाले किसान अरविंद निषाद ने पीएम मोदी से कल उनसे बात करेंगे। इस दौरान जैविक खेती को लेकर निषाद के साथ प्राइम मिनिस्टर चर्चा करेंगे। इस मौके पर किसान जैविक खेती से मिले अनुभवों को साझा करेंगे। अरविंद निषाद गंगा किनारे जैविक खेती करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात होगी। सिकंदरपुर के सरोसी के हैं अरविंद निषाद बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कीटनाशक के और बिना किसी फर्टिलाइजर के, केमिकल फर्टिलाइजर के वो खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं।
एक खबर सहारनपुर से है, जहां देवबंद में सीओ ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की जमकर क्लास लगाई। सीओ इंस्पेक्टर के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान खुद सड़कों पर उतरे और यहां घूम रहे लोगों के चालान काटे। कुछ को मुर्गा भी बनाया, सजा भी दी गई। सीओ के मुताबिक हर रोज लोगों को पैदल गश्त कर जागरूक किया जा रहा है। यहाँ का जो मेन मार्केट है मीना बाजार से लगातार शिकायतें आ रही थी। कल भी वहाँ चेकिंग अभियान चलाया गया था। ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ व्यापारी बंधु हैं जो कि अंदर शटर उठा करके और कुछ सामान बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो भी कल भी 2-3 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और आज भी व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। और बिल्कुल जो जनता कर्फ्यू है, जिस उद्देश्य के तहत ये जनता कर्फ्यू लगाया गया है कि महामारी को रोकने के लिए इसके चेन को तोड़ना आवश्यक है, उसमें बाधक बनने वाले किसी भी शरारती तत्व को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। और मेरठ में सेना के जवान ने खुदकुशी कर ली है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी है। कल छुट्टी से वापस लौटे थे देवेंद्र बिष्ट। अज्ञात फोन कॉल के बाद खुद को उसने गोली मार ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सेना के अधिकारी खुदकुशी की जांच में जुटे हैं। लाल कुर्ती क्षेत्र के आरसीवी सेंटर का मामला। कल ही वापसी की थी छुट्टी से, ज्वाइन किया था जॉब, लेकिन एक कॉल आया न जाने किसका और इसके बाद खुद की गोली मारकर जान ले ली। मेरठ से यह खबर जारी है कुछ ही पलों में और खबरों का सिलसिला